हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 के बारे में। सबसे पहले जो कंटेंट दिया गया है उसको हम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा कंटेंट है वो हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से लिया गया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज की जो वर्कशीट में कंटेंट आया है वो यूँ कह लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वाला भाग है और सबसे आसान भी है। बहुत मज़ा आने वाला है आज की हमारी वर्कशीट में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये हमारी वर्कशीट नंबर 23 है। रूसी क्रांति भाग 1 से लिया गया है और दिनांक है 27 अगस्त 2020। हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस और उसमें हिस्ट्री हमारा चल रहा है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति से पहले कैसा माहौल था वहाँ पर, रूस में समाजवाद की शुरुआत कैसे होती है, और रूस में 1905 की क्रांति की थोड़ी सी बात करेंगे, खूनी रविवार क्या था, और इसके साथ साथ हम समझेंगे प्रथम विश्व युद्ध का रूस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत आसान है, छोटा सा है। चलिए शुरुआत करते हैं। रूसी क्रांति से पहले रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज के देशों की बात करें तो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान ये देश शामिल थे। यानी कि रूसी साम्राज्य उस वक्त था, वो रूस बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, उससे भी ज़्यादा बड़ा था। रूसी सम्राट थे उस वक्त जार निकोलस सेकेंड। वो एक निरंकुश शासन थे। निरंकुश शासन मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। और मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। जो उदारवादी थे उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे क्योंकि वो निरंकुश थे, तो वो किसी को कोई अधिकार नहीं दे रखा था। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे, यानी कि कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था। वहाँ की 85% जो लोग थे उस वक्त, रूसी क्रांति से पहले की बात करें कैसा था समाज, तो उस वक्त 85% जो लोग थे वो खेती करते थे, कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। और केवल बड़े किसान थे, उनके पास अपनी ज़मीन होती थी और अधिकांश जो संपत्तियां थी, प्रॉपर्टी थी, वो सामंतों के पास होती, जो अमीर लोग थे उनके पास होती थी या फिर चर्च के पास थी। यानी जो ज़्यादातर लोग थे वो मजदूर थे, ज़्यादातर लोग थे जो हिस्से पे खेती करते थे। ओके, तो वहाँ पर काश्तकार थे या फिर मजदूर थे, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके पास थी, बड़े किसानों के पास, सामंतों के पास या फिर चर्च के पास थी। सामान्यतः किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे क्यों नहीं थे? किसान यानी काश्तकार उनकी ज़मीनों पे खेती करते थे और लगान देते थे, और लगान बहुत अधिक होता था। किसान अक्सर लगान ना देने या ज़मीन पर कब्जे के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्य वर्ष में वहाँ पर एक ही फसल उगाई जाती थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंडा वातावरण रहता है सर्दियों में, तो एक ही फसल उगाई जाती थी। और सेंट पीटर्सबर्ग जो एक बड़ा शहर है रूस का, और मॉस्को जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर उसी वक्त लोहा इस्पात उद्योग है वो विकसित होता है। यानी लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात के कारखाने वो लगने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर मजदूर है बड़ी संख्या में काम करने के लिए जाते हैं। यानी कि एक वर्ग तो हो गया बड़ा वर्ग, किसान, काश्तकार। कैसा था? खुश था? दुखी था? क्यों दुखी था? क्योंकि उनकी हालात दयनीय थी, उन्हें बहुत अधिक कर चुकाना पड़ता था। दूसरा वर्ग था वहाँ पर मजदूर वर्ग था। मजदूर वर्ग जो पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के कारखानों में, लोहा इस्पात के कारखानों में काम करता, उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। क्यों ख़राब थी? एक तो ये कि उन्हें दिन में 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, यानी काम करने के घंटे अनिश्चित थे और बहुत ज़्यादा थे। दूसरा ये था कि उनके लिए जो वेतन था, मजदूरी थी, वो बहुत कम थी। तीसरा ये था उनके लिए रहने की भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी। तो इसके कारण मजदूर वर्ग था वो भी उस वक्त सरकार से खुश नहीं था और किसान भी खुश नहीं थे। परंपरा के अनुसार जो रूसी किसान है, वहाँ पर जो परंपरा थी, रीति रिवाज से थे, उसके अनुसार जो किसान थे अक्सर अपनी ज़मीन अपने कम्यून या मीर को सौंपते थे और मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। वहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे 5 किसानों के पास ज़मीन है तो इकट्ठी कर लेते थे, ठीक है, इकट्ठी कर ली, मिल कर के काम करते थे, फिर जिसकी जितनी ज़मीन थी उसमें वो हिस्सा बांट लेते, तो वहाँ पे कम्यून बोलते हैं उसे। यही सामूहिकता की भावना समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक आधार बना। बाद में इसी आधार पर समाजवादी क्रांति होती है। समाजवाद के बारे में पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। समाजवाद का
अर्थ क्या होता है? जिसमें समाज केंद्र में होता है, जिसमें सारा प्रॉपर्टी है, उत्पादन के साधन है वो सरकार के अधीन में होते हैं, जो काम करेगा उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। तो वहाँ पर कम्यून पहले से बने हुए थे, यानी कि सहकारी कृषि की जाती थी, सामूहिक कृषि करते थे। उदारवादी, सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर वहाँ समाजवादी शासन और संसद लाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक हालात खराब थे, भूखमरी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, किसान खुश नहीं थे, मजदूर खुश नहीं थे, तो खुश कौन था? कोई नहीं था। तो ये मौका देख करके वहाँ के जो उदारवादी थे, उदारवादी जो समाज में बदलाव चाहते थे या जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र लाना चाहते थे, उन्होंने मौका देख करके क्या चाहते थे कि यहाँ पे बदलाव लाया जाए, राजतंत्र खत्म हो और यहाँ समाजवाद लेकर आएंगे, समाजवाद में सब एक बराबर होंगे। तो ये थी वहाँ की परिस्थितियाँ, ऐसी थी उस वक्त जब रूस की क्रांति हुई। तो लोग क्या थे? असंतुष्ट थे। अब हम बात करेंगे कि रूस में समाजवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। रूस में सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक जो पार्टी है उसका गठन 1898 में हो चुका था। हालांकि उस वक्त पार्टी बनाना अवैध था, सरकार उसको आज्ञा नहीं देती थी। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक बहुमत और मेनशेविक अल्पमत में विभाजित हो चुकी थी। 1903 में जो रूसी लोकतांत्रिक क्रांति पार्टी है, यही जो पार्टी है वो दो भागों में बंट गई, बोल्शेविक और मेनशेविक। जो बोल्शेविक थे उन्होंने ही बाद में आगे चल के रूसी क्रांति की थी, इसके मुख्य नेता बने थे लेनिन। तो ये था कि वहाँ पर शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, एक तो हालात समझे कैसे थे, उसके बाद शुरुआत कैसे हुई थी कि जो 1898 में पहली पार्टी बनी थी और बाद में उसका विभाजन हो गया था, जो शुरुआत थी समाजवाद की स्थापना की। उसके बाद ये कि खूनी रविवार 1905 की क्रांति क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशांत समय के दौरान कि जब वहाँ पर मजदूर और किसान दोनों ही तंग थे परिस्थितियों से, तो वहाँ के श्रमिक थे, उन्होंने जार के महल के पास कब किया? 1905 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया और वो जार के महल के पास पहुँच गए। अब उनकी मांग क्या थी, क्यों मांग कर रहे थे? वो मांग कर रहे थे काम करने के घंटे निश्चित किए जाएं और उनके वेतन बढ़ाया जाए, यानी कि काम करने के घंटे 14-15 वो कम हो, 10 घंटे होने चाहिए और उनका वेतन बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक आंदोलन किया और महल के पास पहुंच गए। जुलूस पर पुलिस है वो हमला कर देती है और इसमें 100 से अधिक मजदूर है मारे जाते हैं। इस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये 1905 की क्रांति थी। तो उस वक्त लोग सड़कों पे उतर आए थे, लेकिन ये क्रांति थी असफल रही थी, क्योंकि जार है उन्होंने ये मान लिया था कि एक संसद का चुनाव किया जाएगा, उनकी मांगें मान ली थी। तो जार है वो बने रहते हैं, बाद में वो मांगे हैं मान ली गई थी, लेकिन उनको ठीक तरीके से पूरा नहीं किया गया था। तो खूनी रविवार कब होता है? 1905 में रविवार के दिन 100 से अधिक मजदूर है वो मारे जाते हैं, पुलिस के द्वारा मार दिए जाते हैं, इसे खूनी रविवार की घटना कहते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, रूसी क्रांति से पहले इसने भी रूसी क्रांति के लिए माहौल तैयार किया। प्रथम विश्व युद्ध है उसका रूस के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरीके से हार गई थी। 1914 से 17 के बीच में युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था। अब रूस के ऊपर बुरा प्रभाव क्या पड़ा था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना थी हार गई थी। हार के बाद एक तो बड़ा झटका था बड़े देश के लिए, दूसरा ये था कि 1914 और 17 के बीच में युद्ध के कारण खेती है वो बर्बाद हो गई थी, तो खाद्यान्न की शॉर्टेज हो गई, यानी भूखमरी फैल गई थी। दूसरा उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था, उद्योग कई सारे बंद हो गए थे, तो मजदूर है उनकी न केवल काफ़ी सारे मजदूरों को निकाल दिए गए, बल्कि कुशल मजदूर है उनकी कमी भी हो गई थी। तो कई प्रभाव पड़े थे और सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी। इसके लिए आम जो जन है उनके लिए अनाज की कमी भी हो गई देश में, क्योंकि उत्पादन तो कम हो गया था और बाकी सेना के लिए भेजा जाने लग गया। तो अनाज की कमी के कारण महंगाई भी बढ़ चुकी थी। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे और सैनिक भी लंबे युद्ध से तंग आ चुके थे और वो भी चाहते थे रूस में बदलाव हो और फिर रूस की क्रांति होती है। कब? 1917 में। तो चलिए, ये था हमारा कंटेंट जिसको हमने समझा। प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश करते हैं। 4 क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? रूसी साम्राज्य में वर्तमान फिनलैंड, लातविया,
एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के हिस्से शामिल थे। दूसरा है रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लगभग 85% जो रूसी आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी और जो किसान थे, जो कृषि करते थे, उनकी हालात दयनीय थी। क्यों दयनीय थी? उत्पादन कम था, लगान अधिक था। दूसरा, अधिकांश उद्योग किसके पास थे? उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थे और उनका मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना, इसके लिए वो शोषण बहुत कर रहे थे। तीसरा, जो चौथा हमारा है वो ये है कि काम करने के लिए मजदूरों के हालात दयनीय थे। क्यों? क्योंकि काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, 15-15 घंटे उनको काम करना पड़ता था और उनका वेतन जो था, मजदूरी जो थी वो कम थी, तो वो भी ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं थे। श्रमिकों के लिए आवास के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, यानी कि उनके रहने पहनने के लिए भी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, ना पानी की सुविधा थी, ना रहने के लिए सुविधाएं थी, तो उनको बड़े बुरे हालात में रहना पड़ता था, तो वो काफ़ी नाराज़ थे जार से। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो देश में भोजन की कमी हो जाती है, इससे भुखमरी का सामना करना पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है, जनता समझती है कि सब कुछ जार के कारण हुआ है। कारखाने के 31% जो श्रमिक होते थे वो महिलाएं होती थी, उनका वेतन पुरुषों से भी कम होता था। तो कुल मिलाकर के उस वक्त के जो सामाजिक और आर्थिक हालात थे वो काफ़ी खराब थे और जार के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति के बीच में 2 समानता और 2 अंतर बताइए। 2 समानता बतानी है और 2 अंतर के बारे में लिखना है। समानताएं हैं, दोनों क्रांति में मध्यम वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी और रशियन रेवोल्यूशन में। दूसरी समानता है कि दोनों देशों में क्रांति का जो मुख्य कारण था उस वक्त वो था भुखमरी, बेरोजगारी और भोजन की कमी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा जो हम आगे डिस्कस करने वाले वो है अंतर, कि हमें अंतर बताने हैं 2 अंतर। तो पहला जो अंतर है, क्रांति के बाद फ्रांस लोकतांत्रिक देश बन गया था जबकि रूस कम्युनिस्ट देश बना था, एक अंतर ये है। दूसरी है कि दोनों क्रांतियों के बीच में एक तंत्र ये भी है कि रूसियों ने 1905 में एक असफल पूर्व क्रांति भी की थी जिसे हम प्री रेवोल्यूशन बोलते हैं, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सीधी ही मुख्य क्रांति हुई थी। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वर्कशीट का कि युद्ध एक देश के लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है। युद्ध के हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो युद्ध से जीवन और संपत्ति को भारी हानि पहुंचती है, लाखों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ युद्ध है वो समुदायों और परिवारों को नष्ट कर देता है। अक्सर राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास है वो रुक जाता है। युद्ध के प्रभाव में बच्चे और वयस्क हैं उनके ऊपर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे शारीरिक प्रभाव है या मानसिक तौर पर तनाव है, इस प्रकार की समस्या भी आती है। इसके साथ साथ देश में सामग्री की, खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है, मानव पूंजी की भी कमी हो जाती है, काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये युद्ध के प्रभाव है। तो आप आसान भी लिख सकते हो कि लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी की हानि होती है, महंगाई बढ़ जाती है, कर बढ़ जाते हैं, वस्तुओं की कमी हो जाती है, मानसिक तौर पर लोगों को परेशानी होती है। तो ये सब कुछ प्रभाव आप लिख सकते हो। तो ये सब कुछ था आज की हमारी वर्कशीट में जो बिल्कुल आसान सी थी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।